दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा अनकंफर्टेबल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। क्योंकि किसी के घर में भी डेथ की अगर बात करें तो एक कंफर्टेबल टॉपिक नहीं रहता है, लेकिन इट इज ए फैक्ट कि लाइफ है तो डेथ भी है। सूनर और लेटर एवरीवन हैज टू गो। जो दुख किसी भी रिलेटिव के जाने से होता है उसको तो कवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ जो फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, स्पेशली अगर जब ब्रेड अर्नर रहता है, अगर वो चला जाता है तो दुख के साथ साथ फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, फाइनेंस रिलेटेड एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना या अपने नाम करना, इसके लिए एक काफी दिक्कतें आती हैं। तो आज हम अपनी इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको एनालाइज करने की कि अगर हमारे किसी नियर वन की डेथ हो जाती है तो उसके नाम पे जो एसेट्स हैं उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कैसे अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और इन द प्रोसेस हमें ये भी समझ आ जाएगी क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ताकि हम अपने जीते जी, अपने रहते हुए उन दिक्कतों को आप कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी किसी की हमारे रिलेटिव की डेथ हो जाए तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ, इसके दो डॉक्यूमेंट जो है हमें इकट्ठे करने हैं। उसके लिए जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है हमें वो इकट्ठे करने हैं। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इलेक्शन आईडी कार्ड है, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इस सब तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट सिर्फ डिसीज्ड पर्सन के नहीं, जितने भी लीगल हियर्स हैं उन सब के ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें इकट्ठे करके एक जगह रखने पड़ेंगे। अब उसके बाद क्योंकि आजकल मोस्टली काफी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन की जाती हैं, तो हमें डिसीज्ड के ऑनलाइन अकाउंट्स की डिटेल पता होनी चाहिए। वो सब कलेक्ट करके हमें एक जगह नोट डाउन करना है। उनके ऑनलाइन अकाउंट्स, बैंकिंग अकाउंट्स के लॉगिन आईडी पता होने चाहिए, उनके पासवर्ड्स पता होने चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के पासवर्ड आईडी हमारे पास होने चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपियां हमें कलेक्ट करके एक जगह रखनी है। वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अगर ले रखी है तो इंश्योरेंस पॉलिसीज की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें पहले इकट्ठे करने हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि हमें डेथ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। सबसे पहला सर्टिफिकेट तो डॉक्टर देता है। जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर वो सर्टिफाई करता है कि फलाना आदमी इस दिन, इस टाइम, इस प्लेस पे उसकी डेथ हुई है और उसका ये कारण है। अब ये सर्टिफिकेट इमीडिएटली हमें डॉक्टर से लेना है, हॉस्पिटल से लेना है। उसके बाद हमें जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उन्हें अप्लाई करके हमें प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेना है। अब ये जो है किसी भी डेथ की रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए। 21 दिन में होनी चाहिए, एक हफ्ते का ग्रेस लेके चलते हैं, 30 दिन में हो जानी चाहिए। अगर 30 दिन में हम नहीं करवा पाते हैं किसी भी कारण से, तो इसको रजिस्टर कराने में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, और जो नॉर्मल अथॉरिटीज हैं उनकी हायर अथॉरिटीज परमिटेड होती हैं इस तरह की रजिस्ट्रेशंस करने के लिए। अब डेथ सर्टिफिकेट्स लेने के बाद हमें उसकी फोटोकॉपीज 10, 15, 20 जितनी फोटोकॉपीज हम करवा के रख लें, और कुछ कॉपीज को नोटरी से अटेस्ट भी करवा के रख लें, क्योंकि आगे जब भी हमें कहीं भी अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में तो ये काम आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें देखना है कि द डिसीज की, जिसकी डेथ हुई है, क्या उसने कोई विल छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। अगर विल छोड़ी है तो हमें कोर्ट को अप्लाई करके उसको प्रोबेट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और उस प्रोबेट की कॉपी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स के साथ लगा के, एक एप्लीकेशन लगा के बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनीज को, सबको वो देनी पड़ेगी। अगर विल नहीं छोड़ी है तो हमें टोटल मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, इंश्योरेंस, जहां जहां भी उसके एसेट्स हैं उनकी डिटेल लेके कोर्ट को अप्लाई करके एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कुछ फीस भी चाहिए होती है, डिपेंड करती है कि टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स कितने हैं। बेस्ड ऑन दैट स्टैंप ड्यूटी भी उस पर लगती है। एक लंबा प्रोसेस है, हमें एडवोकेट करना पड़ता है, वकील करना पड़ता है, उसके बेस के ऊपर हमें वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर तो सभी लीगल हेयर्स एग्रीएबल हैं तो आसानी से मिल जाता है। अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं कि किसको देना है, तब थोड़ा दिक्कत भी उसमें आती है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स में। सक्सेशन सर्टिफिकेट या विल को प्रोबेट में कन्वर्ट करवाने के बाद हमें देखना है डिटेल्स ऑफ द मूवेबल एसेट्स। मूवेबल मतलब डिपॉजिट्स कौन कौन बैंकों में पड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड कहाँ पड़ा हुआ है, सब डिटेल्स लेके
उसको देखना है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज की डिटेल हमें लेनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिसीज्ड के नाम पे है। इंश्योरेंस की डिटेल्स हमें लेनी है, साथ के साथ उसकी लाइबिलिटीज कि उसको कहाँ से उसने लोन ले रखे थे, क्योंकि वो भी लीगल हेयर्स को ही क्लियर करने पड़ते हैं। अभी सभी लाइबिलिटीज की डिटेल भी हमें जॉट डाउन कर लेनी चाहिए। इवन एक्सपेंसेस, मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, जो जो उसके नाम पे हैं सभी की डिटेल्स हमें उसमें ले लेनी पड़ेंगी। ये सब डिटेल लेने के बाद सभी इंस्टीट्यूशंस को, जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चाहे वो ईमेल से इन्फॉर्म करें, चाहे फिजिकली इन्फॉर्म करें, चाहे एक बाई पोस्ट लेटर डाल के इन्फॉर्म करें। उससे फायदा क्या होगा कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हमें रिवर्ट बैक करेंगे डिटेल्स के साथ कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज चाहिए, उनके एसेट्स, उनकी एक्सपेंसेस, अगर बिजली का कनेक्शन अपने नाम करवाना है, जो भी करवाना है, उसके लिए वो इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज या ऑफिस हमें डिटेल में बताएंगे क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये फॉर्मेलिटीज डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले आपको बताए हैं वो सभी में वो सेम लगेंगे। किसी की डेथ के बाद एटलीस्ट फॉर 1 ईयर उनको एसेट्स को डिस्पोजल करके एक इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। वो भी लीगल हेयर्स को फाइल करनी पड़ती है 1 साल के लिए। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के, उसका असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद आपको पैन कार्ड उसको कैंसिल करवाना पड़ता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ऑन द डेट ऑफ डेथ लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो जाती है, हमें उसमें क्लेम ही लॉन्च करना पड़ता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हेल्थ इंश्योरेंस का रिफंड, हालांकि उसका लॉन्चमेंट ऑफ क्लेम उसी दिन खत्म हो जाता है, उसी दिन से पहले के एक्सपेंसेस ही क्लेम किए जा सकते हैं डेथ की डेट से। लेकिन अगर अनकवर्ड पीरियड अभी रह गया, हमने 1 साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, 6 महीने के बाद किसी की डेथ हो जाती है तो 6 महीने का प्रीमियम हमें रिफंडेबल होता है, जो हमें अप्लाई करके वापस मिल सकता है। कार इंश्योरेंस, उसके लिए हमें व्हीकल को अपने नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे नाम हो सकती है। अब व्हीकल इंश्योरेंस को ट्रांसफर करने में कई बार ये दिक्कत आती है कि जिस बैंक से हमने लोन लिया हुआ होता है, लोन तो क्लियर कर दिया, लेकिन उसका लियन जो है आरटीओ में जो मार्क क्लियर कराया जाता है वो हमने कैंसिल नहीं करवाया होता है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर फॉर्म लेके आरटीओ से, बैंक से उससे साइन करवा के पहले लियन कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी अपने नाम करवानी पड़ेगी, उसके बाद जो इंश्योरेंस है वो हमारे नाम हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, ये सब बिलों की पेमेंट हमें भुगतान करना पड़ेगा। और जिसमें से जो हम अपने नाम करवाना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, उसको हमें फिर अपने नाम करवाने के लिए प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, ईमेल अकाउंट, इन सबको हमें इमीडिएटली ब्लॉक करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ईमेल को फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में हमें ईमेल का इस्तेमाल करना पड़े, और कुछ इंस्टीट्यूशंस वो जो ओटीपी कह लीजिए या फॉर्मेलिटीज जो है उसी ईमेल पे हमें कम्युनिकेट करेंगे। तो फॉर सम टाइम ईमेल का यूज चालू रखना है, जब तक ये सारा इनका सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक ईमेल चालू रखिए, और उसके बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं। जब भी कभी आप इस ईमेल, डेथ के बाद ईमेल के साथ किसी भी कम्युनिकेशन करें तो नीचे जरूर लिखिए सो एंड सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, पूरा कम्युनिकेट करें, उसी के नाम के ऊपर हमें ईमेल नहीं करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी जो है इमीडिएटली हमें एटीएम कार्ड इमीडिएटली उसको ब्लॉक करवा देना है और उसके बाद उसको कैंसिल करवा देना है। अब ये सब फॉर्मेलिटीज करनी है किसी भी हमारे रिलेटिव की डेथ के बाद। अब इस चीज से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि एट सम पॉइंट वी शुड जॉट डाउन ऑल द डिटेल्स रिलेटिंग टू अस आल्सो। अपनी भी जितनी डिटेल्स हैं कहीं पे हमें ये सब चीजें जॉट डाउन करके रख लेनी चाहिए, और हमारी स्पाउस को या जो भी लीगल हेयर आप डिपेंडेबल समझते हैं उसको ये डिटेल्स मालूम होनी चाहिए कि हमने कहाँ रखी हैं। स्पेशली अगर विल हमने की हुई है तो विल को कहाँ रखा हुआ है ये हमारे लीगल हेयर्स को या स्पाउस को मालूम होना चाहिए। तो नॉट ओनली दिस वीडियो विल हेल्प
कि हमें डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कैसे करना है डिसीज के, बट इट गिव्स अस एन इंडिकेशन कि हमें अपने लिए भी क्या क्या तैयारी करके रखनी है। इसके कुछ और लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं जो हम कोशिश करेंगे उनको किसी अगले वीडियो में उसको कवर करें। इस वीडियो में एक जनरल सा व्यू हमने दिया है कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं। एक हमने पहले एक वीडियो बनाया था डिस्पोजल ऑफ डिसीज एसेट्स एज फार एज द बैंक्स आर कंसर्न, कि बैंकों को डिपॉजिट अकाउंट्स में डिस्पोज करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं। आप उसको रेफर कर सकते हैं as far as the bank deposits are concerned. Thank you very much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट इन फ्यूचर आल्सो बैंकिंग, फाइनेंस और एसेट्स रिलेटेड इश्यूज के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।